नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक बने रहिएगा। हम आपके पास सही मायनों में ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है और मोहन भागवत भी उस नाम पर तैयार हो गए हैं। एक बड़ी बैठक हुई देश की राजधानी दिल्ली में जिस नाम पर सहमति बन गई और अगर खेला नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से, अगर खेला नहीं हुआ राजस्थान से, अगर खेला नहीं हुआ हरियाणा से, तो फिर वही व्यक्ति यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार है, जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, वही व्यक्ति देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके सामने आए। आमतौर पर मैं किसी की बुराई या किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन कई लोग जो हैं बहुत ही 360 डिग्री गलत खबर चला रहे हैं। तो सही तथ्यों के साथ सही खबर मैं लेकर आया हूं। दो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, दो बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई है। उस बैठक का सच, बीजेपी और एनडीए के अंदर जिस नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, उस नाम का सच। और साथ में एक चीज और भी कहूंगा कि जब मुसीबत आती है तो कई बार पुराने दोस्त याद आते हैं और खेवनहार, जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खेवनहार की जरूरत है। तो उन्होंने अपना खेवनहार ढूंढ लिया है और अगर बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं हुआ तो 21 अगस्त को वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। नॉमिनेशन फॉर्म तैयार करवाना शुरू कर दिया गया है शिव जी। बड़ी खबर है कि अब तक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पा रहा है। और यह ऐलान कब नहीं हो पा रहा है? जब सबको पता है कि इस समय नरेंद्र मोदी कुछ भी कर दें, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन पिछले 2024 में शपथ ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे उन पर अंकुश लगता चला गया। नरेंद्र मोदी आज तक कभी भी अल्पमत की सरकार नहीं चलाए। ये उनका पहला कार्यकाल है मुख्यमंत्री से लेकर बतौर प्रधानमंत्री। आप कहेंगे कैसे कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री बने तब पूर्ण बहुमत में रहे, वो देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बने, क्षमा चाहेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब पूर्ण बहुमत के थे, देश के प्रधानमंत्री बने तो दोनों मर्तबा बीजेपी का खुद का बहुमत था। तो कोई दबाव नहीं था। दबाव कब आता है? जैसे कुकर में भोजन बनता है, सीटी निकलती है। एक हम बिना कुकर बंद किए जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें सीटी नहीं निकलती। अब इस बार सरकार की सीटी निकल रही है बार बार। उदाहरण के तौर पर समझा दे, पहली सीटी निकली, बिल पास करने थे, अमित शाह ने बिल प्रस्तुति नहीं किए, आप समझ गए होंगे। दूसरी सीटी निकली, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, मंत्री का नहीं हुआ, सीधा उपराष्ट्रपति का हो गया, सरकार बैकफुट पर आई। तीसरी सीटी कल निकल गई शाह एंड गुजरात खेमे की, जब उनका उम्मीदवार कंस्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार। चूंकि मैं स्टोरी को लपोलाप घुमाना नहीं चाह रहा हूं, केवल कुछ सटीक उदाहरण दे रहा हूं, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार कौन होगा, यह जानकारी कहीं से संतोष पाठक जी के हाथ लगी और जानकारी तथ्यात्मक है। हम कभी भ्रमित खबर नहीं चलाते हैं, झूठ बोलने में विश्वास रखते नहीं है, लेकिन फिर भी खबर तो खबर है, गलत भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत नहीं होगी, इर्द गिर्द होगी या खबर की सच्चाई होगी। क्या खबर है संतोष जी? देखिए बिल्कुल, मैंने कहा कि दो बड़ी बैठकें हुई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच। जो कोऑर्डिनेशन का काम है, समन्वय का जो काम है, वो आजकल अरुण कुमार साहब देख रहे हैं, जो कि सह सर कार्यवाह है। अरुण कुमार साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं। मोहन भागवत के संदेश वाहक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि डेली बेसिस पे कोई मोहन भागवत साहब या नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत साहब या अमित शाह में बातचीत नहीं होती। दत्तात्रेय होसवाले साहब जो नंबर 2 की भूमिका में है, उनकी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डेली बेसिस पे बात नहीं होती है। डेली बेसिस पे या कोई मुद्दा आ जाए जिसमें समन्वय स्थापित करना होता है या भागवत साहब का संदेशा पहुंचाना होता है, फिर बीजेपी का संदेशा वहां पहुंचाना होता है, दो लोगों की भूमिका होती है। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से अरुण कुमार जी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष साहब होते हैं। यही दोनों चीजें, बीएल संतोष साहब आरएसएस से डेपुटेशन पर है, जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं ना डेपुटेशन पे, तो आरएसएस से वो डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में है। ये दोनों मिलकर वो देखते हैं। कल मोहन भागवत साहब ने चिढ़कर एक तरह से कह दिया
जब ये बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, बैठकों का दौर शुरू हो रहा था, तो पहले उन्होंने याद दिला दिया 11 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब हो गई। और कल वो बोलते हुए नजर आए सीकर में कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिमाग ठीक रहे। अब सीधे सीधे वो खुली चेतावनी थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया तो देख लो कुछ नहीं बचेगा। सीधे सीधे खुली चेतावनी थी। तो संघ जो चाहता है कि अब जो उपराष्ट्रपति बने वो बीजेपी और संघ की विचारधारा से हो, यानी भाजपाई हो, संघ का स्वयंसेवक संघ हो, इसको लेकर एक सहमति बन रही थी। लेकिन किंतु परंतु कई तरह के निकल कर सामने आ रहे थे। अब जो एनडीए घटक दलों की जो बैठक बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की, उसमें जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेता थे। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह थे। तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से जो सिविल एविएशन मंत्री है राम मोहन नायडू वो थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को ये दे दिया कि वो उम्मीदवार वो तय करें। अब जेपी नड्डा साहब की क्या हैसियत है, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री तय करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं रहे थे, उम्मीदवार पर एक तरह से कुंडली मारकर बैठ गए थे कि अपना उम्मीदवार तय हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब परेशान करना शुरू कर दिया, जब उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू हो गया, जाति के आधार पर विधायकों की गोलबंदी शुरू हो गई, योगी आदित्यनाथ किस तरफ पलटी मारेंगे इसको लेकर एक डर शुरू हो गया। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसके लिए तीन चार चीजें, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को एकजुट रखना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सबको एक पेज पर लेकर आना जरूरी है। और उम्मीदवार ऐसा लेकर आना है जिसके नाम पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जिसके नाम पर कोई विरोध न करे, कम से कम एनडीए के घटक दल में कोई विरोध न करे। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों की भी सहमति लेने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए एक और फिर चुनावी इक्वेशन भी देखना था, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी तक भारतीय जनता पार्टी किला फतेह नहीं कर पाई है कर्नाटक के अलावा। कर्नाटक में सरकार बनी लेकिन अभी कर्नाटक में भी विपक्ष में है। तेलंगाना हाथ में नहीं आ रहा, आंध्र प्रदेश हाथ में नहीं आ रहा, केरल तो वैसे भी हाथ में नहीं आ रहा जहां अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव होना है। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने एक पुराने नेता को याद किया। हालांकि अमित शाह थोड़ा सा किंतु परंतु कर रहे थे, लेकिन वो पुराने नेता वो हैं जिन्होंने सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी का खेमा छोड़कर नरेंद्र मोदी के खेमे में आ गए थे, जब लालकृष्ण आडवाणी ने गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुने जाने पर विरोध जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने, मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको मनाने गए थे। तो उनके खेमे को छोड़कर सबसे पहले मोदी जी के साथ आने वाले वो नेता थे। बाद में मोदी जी ने उनको पुरस्कृत भी किया, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, बाद में उन्हें देश के संवैधानिक पद पर भी बिठाया। और वो वे व्यक्ति थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अब मैं जरा उनका नाम का खुलासा कर देता हूं, वो है वेंकैया नायडू। दक्षिण भारत से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आडवाणी खेमे के माने जाते थे। जब मोहन भागवत ने कहा था कि आडवाणी खेमे के किसी भी नेता को हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, उस जमाने में वो आडवाणी के साथ खड़े नजर आते थे। जब नितिन गडकरी की विदाई हुई तो पहले कहा गया कि वेंकैया नायडू अध्यक्ष बनाए जाएंगे। वेंकैया नायडू के घर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी। अचानक बीच में राजनाथ सिंह कहीं से कूद पड़े। फिर बाद में आडवाणी का खेमा छोड़कर वो मोदी जी के साथ चले गए। नरेंद्र मोदी ने पहले उन्हें अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया, कई तरह के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए। और उसके बाद जब 2017 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 2017 के उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से, और वो चुनाव जीतकर देश के उपराष्ट्रपति बने। 2022 में उनकी राजनीतिक रूप से विदाई हो गई। वो राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन उस समय उनके राष्ट्रपति बनने का जो सपना था वो एक तरह से चकनाचूर हो गया। द्रौपदी मुर्मू उस समय आ गई। लेकिन अब जब मुसीबत पड़ी और लगा कि कोई कंट्रोवर्शियल नाम ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वेंकैया नायडू पर ही भरोसा जताया गया। और अपने दर्शकों को बता दूं, दो बड़ी बैठक हुई। वेंकैया नायडू रविवार को, शिव जी, रविवार को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया मुख्यालय बना है ना केशवकुंज, वहां गए थे। और किनसे उनकी मुलाकात हुई, किनसे उनकी बैठक हुई। आरएसएस की तरफ से लंबे समय तक बीजेपी में डेपुटेशन में रहे भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष से पहले राष्ट्रीय संगठन महासचिव थे, जिन्होंने आडवाणी से अटल जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी और फिर नरेंद्र मोदी तक का दौर देखा, जिनको बीजेपी से उनका डेपुटेशन की पारी को खत्म करके मूल कैडर में यानी आरएसएस में भेज दिया गया था।
आजकल वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम कर रहे हैं, वो रामलाल जी उस बैठक में मौजूद थे। और दूसरे नेता जो आजकल बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय का काम देख रहे हैं, अरुण कुमार मौजूद थे। तो अरुण कुमार टेक्निकली समन्वय का काम देख रहे हैं, लेकिन जो अनऑफिशियली जिम्मेदारी है वो रामलाल जी के पास भी है, क्योंकि उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कोई समझता नहीं है। तो ये दोनों नेता मौजूद थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई और नेता मौजूद थे, और वहां वेंकैया नायडू की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन नेताओं से यानी केशव कुंज में आरएसएस के मुख्यालय में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और फिर 7 लोक कल्याण मार्ग पर भी एक मुलाकात हुई। अपने दर्शकों को बता देता हूं, 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, आधिकारिक आवास है। पहले उसका नाम 7 रेसकोर्स रोड हुआ करता था। बाद में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया। तो 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। वहां पर वेंकैया नायडू उनसे मिलने गए। राजनीतिक रूप से अलग थलग हो जाने के बाद, उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद वो पहली बार प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे या बुलाए गए। और मुलाकात कितनी देर की हुई? भारत इतना चौतरफा संकटों में घिरा हुआ है, वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं क्या खुंदक खाए बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि पूछिए मत। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर साहब, वो 2 बार उनको बुला चुके हैं अमेरिका, और वहां अमेरिका की धरती पर जाकर वो भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और हमारे एक उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देश के अंदर राहुल गांधी ने चुनावी जीत का जो पूरा जो ढोल था उसको फोड़ दिया, उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कल तो उन्होंने बड़ी बैठक की और पूरे देश भर में अभियान चलाने की घोषणा कर दी। इससे पहले परसों हमने देश की राजधानी दिल्ली में नजारा देखा। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्तर पर, चारों तरफ से घिरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर वेंकैया नायडू के साथ 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नहीं शिव जी, जी पूरे के पूरे 45 मिनट मुलाकात की, पौना घंटा जी मुलाकात की। इसमें से मैं मेन गेट से अंदर जाने और अंदर से बाहर आने का 7-8 मिनट अगर मैं निकाल भी देता हूं तो भी 35 से 40 मिनट के बीच में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने वेंकैया नायडू को कहा है कि अब तैयारी कीजिए, वापस आपको दिल्ली आना है, और जैसे पहले आपने चलाया था उसी तरह से इस बार आपको फिर से चलाना है। और चूंकि अरुण कुमार से मुलाकात हो गई, रामलाल से मुलाकात हो गई, वहां से संदेशा संघ प्रमुख मोहन भागवत तक भी पहुंच गया है। और यह माना जा रहा है कि मोटे तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, बीजेपी और आरएसएस, इसमें वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी को लेकर एक सहमति बन गई है। लेकिन अभी बीजेपी की विस्तृत बैठक होगी, उसके बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी इस समय डरी हुई है, चुनाव नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन से भी कुछ दल, जैसे पिछली बार उन्होंने कर दिया था जगदीप धनखड़ के समय में, कि कुछ दल दक्षिण भारत के नाम पर या दक्षिण भारत की अस्मिता के नाम पर इनके साथ खड़ा हो जाए, इनके साथ खड़े हो जाए, तो वो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों से भी बातचीत करने की कोशिश करेगी। ज्यादा संभावना है, हालांकि वो अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू को दी जा सकती है कि वो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करे। तो मोटे तौर पर वेंकैया नायडू के नाम को लेकर सहमति बन गई है। उनकी उम्र भी बता देता हूं मैं आपको, 75 साल का रिटायरमेंट का फॉर्मूला चल रहा है ना, वेंकैया नायडू साहब की उम्र 76 वर्ष है। तो मैंने कहा कि मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतिम फैसला होने में थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि जैसे अमित शाह का मैंने जिक्र किया, एनडीए के घटक दलों का मैंने जिक्र किया, आंध्र प्रदेश से वो आते हैं चंद्रबाबू नायडू, क्या वाकई वो चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश से ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता देश का उपराष्ट्रपति बन सके? इस तरह के कई किंतु परंतु अभी लगे हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर वेंकैया नायडू इस रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। आप बिल्कुल, आपके उदाहरण के हिसाब से तो सटीक नाम बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा बैकफुट पर आ गई है, तो अब एक ऐसा नाम चाहिए जिस पर किंतु परंतु ना हो, जिसे सदन का अनुभव हो। क्योंकि सदन में आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक उम्र दराज नेता हैं, जब वो खड़े होते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो सदन में सभापति की भूमिका भी बड़ी जिम्मेदारी की हो जाती है। क्योंकि अब 80 वर्ष से ऊपर का तो वो उपराष्ट्रपति बना नहीं पाएंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जाहिर सी बात है सीनियर होंगे। इन सब किंतु परंतु में अगर बीजेपी वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाती है, तो वेंकैया नायडू के लगभग सभी पार्टियों से रिश्ते ठीक रहे हैं।
तो बीजेपी थोड़ी संकट से उभरती नजर आएगी। बीजेपी में संकट कम नहीं हो रहा है। मोदी जी का कम होता तो शाह का बढ़ जाता, शाह का कम होता तो योगी जी का बढ़ जाता, योगी जी का कम होता शाह का बढ़ जाता, शाह का कम होता मोदी जी का बढ़ जाता। और ये काम कब शुरू हुआ? ये होली के बाद शुरू हुआ, तब से लेके अब तक छूट नहीं रहा है। होली के जस्ट बाद पहलगाम हो गया, पहलगाम के जस्ट बाद पाकिस्तान हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद धनखड़ का इस्तीफा हो गया। हम तो बड़ी बड़ी खबरें बता रहे हैं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपचुनाव हो गया। इस दौरान कई बड़े उठापटक आए। अब एसआईआर घुस गया है। एसआईआर ने पूरा ढोल फोड़ दिया है। किसी भी हालात में यह साबित नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा चुनाव आयोग और सरकार दोनों से उठता चला जा रहा है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी से, तो अब अगला भी कोई उम्मीदवार हो सकता है, इसके अलावा भी कोई चर्चा है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। ये फंस कैसे गए, या अमित शाह जी ने फंसा कैसे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं था जिसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया जाता। हालांकि संजीव बलियान साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और कई बार मुझे उनके मुजफ्फरनगर में जाकर उनके चुनाव को कवर करने का मौका मिला है, और बहुत पॉपुलर नेता है वहां के। लेकिन ये मौका आया, उसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, राजीव प्रताप रूडी को हराने को, संजीव बलियान को आगे कर दिया, और गुजराती लॉबी ने निशिकांत दुबे को जिम्मेदारी दे दी। जी हाँ, वही निशिकांत दुबे जो योगी जी को सलाह दे रहे थे कि संजीव बलियान को जिताए। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, मैं कैसे कह रहा हूं कि विपक्षी दल कैसे इस चीज को घुमाता हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी को लग गया कि ये अमित शाह की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। कल सोनिया गांधी तक वोट करती हुई नजर आई थी, जो मुझे पता लगा। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, और विपक्ष के अन्य राजनीतिक दलों ने, जिसमें शरद पवार साहब की पार्टी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, इन तमाम राजनीतिक दलों ने, इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की तरफ से उनके सांसदों को निर्देश दिया गया कि वो जाए और जाकर राजीव प्रताप रूडी को वोट दे। अब राजीव प्रताप रूडी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन रूडी की जीत संजीव बलियान की हार नहीं है। संजीव बलियान पहले से ही आश्वस्त नहीं थे कि वो ये चुनाव जीत सकते हैं। रूडी की जीत अमित शाह की हार है। और बड़ा दिलचस्प, मेरे एक साथी, मेरे पुराने बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार ऐसा राज्य है जिसने अमित शाह को हमेशा माना। बिहार में कभी अमित शाह कामयाब नहीं हो पाए। और बिहार और बिहारी दोनों का जिक्र कर सकते हैं कि जितने बड़े वो चाणक्य हो, लेकिन बिहार की राजनीति का जो दुर्ग है, जो चक्रव्यूह है, वो भेद नहीं पाए। और राजीव प्रताप रूडी ने अकेले अपने दम पर गुजराती लॉबी, अमित शाह के पूरे सिस्टम को, और साथ ही निशिकांत दुबे के पूरे सिस्टम को मात दे दी है। और इस हार ने भारतीय जनता पार्टी को घबरा दिया है। और घबराहट, जैसे कि मैंने कहा, आपको ये जानना होगा, 21 जुलाई को एक व्यक्ति संसद के मानसून सत्र का पहला दिन भर सदन की कार्रवाई चलाता है और शाम को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देता है, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। आप इस चीज को समझिए कि बतौर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के क्या काम होते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। राष्ट्रपति अगर किसी भी स्थिति में अनुपस्थित हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यभार इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति संभालते हैं। दूसरा कार्य उनका क्या होता है कि प्रोटोकॉल के तहत वो विदेशों के दौरे करते हैं, या विदेश से अगर कोई उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके समकक्ष कोई नेता आता है तो उसकी वो अगवानी करते हैं, बैठक करते हैं। तीसरा, विदेश के दौरे करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है संसद के सत्र की कार्रवाई की संचालन करना, राज्यसभा के सभापति के तौर पर। कुल मिलाकर संसद का जो सत्र जो चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तीन ही सत्र चलते हैं। कुल मिलाकर ये 80 से 90 दिन का सत्र होता है। अगर स्वास्थ्य खराब था तो मानसून सत्र से पहले इस्तीफा देना बनता है, या मानसून सत्र खत्म होने तक इंतजार कर लेते, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि आप सभापति है तो आपका राज्यसभा जाना जरूरी ही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वास्थ्य के आधार पर राज्यसभा को की कार्रवाई के संचालन की जिम्मेदारी हरिवंश साहब को दे सकते थे। तो दिन भर कार्रवाई की संचालन करना और अचानक इस्तीफा दे देना स्वास्थ्य कारणों से, बिना राष्ट्रपति महोदय से समय लेने सीधे राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस जाना, ये कोई नॉर्मल सी बात तो थी नहीं। और इस्तीफा देने के बाद फिर वो गायब। जयराम रमेश सवाल अब तक उठा रहे पता हैं, नहीं। कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं, संजय राउत सवाल उठा रहे हैं, और ये तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं। और इसलिए कहा जा रहा है कि 21 अगस्त तक वो कहां है। देखिए, 21 अगस्त उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनसे संपर्क कर ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी तबीयत खराब है,
या उनको मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए, तो फिर इंडिया गठबंधन उनको अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति का संयुक्त उम्मीदवार बना सकता है। लेकिन धनखड़ साहब नदारद है, गायब है कि गायब कर दिए गए हैं। वो बाहर आना नहीं चाहते या कोई उनको बाहर आने से रोक रहा है, वो बोलना नहीं चाहते या कोई उनको बोलने से रोक रहा है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और 21 अगस्त के बाद अगर वो सामने आते हैं तो फिर तो यही माना जाएगा कि उनको जानबूझकर रोका गया था। वो डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की हार ने उस डर को बहुत ज्यादा और बढ़ा दिया। अंतर हार का बहुत ज्यादा है, इसलिए डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के लिए एक ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहती है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं। जब झगड़ा फसाद बढ़ जाता है तो फिर ऐसा आदमी लाया जाता है जो दोनों पक्षों में आके नमस्ते कर ले। कुछ उसका अपना वर्चस्व है, वेंकैया नायडू जी का भारतीय जनता पार्टी में अपना एक वर्चस्व है। आंध्रा से आते हैं तो कहीं नायडू गड़बड़ न करें, इसलिए नायडू पर भी वेंकैया नायडू जी का असर रहेगा। सब जगह सोच समझकर उन्हें उम्मीदवारी में आपकी जो बता रहे हो उसमें दम है। लेकिन देखना तो हमें पड़ेगा कि राष्ट्रपति के नामांकन तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या तब तक धनखड़ साहब बाहर आएंगे या फिर कपिल सिब्बल कोर्ट जाएंगे, संजय राउत कोर्ट जाएंगे, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, बड़ी कठिन है, डगर पनघट की। मोदी जी कैसे लाओगे उपचुनाव, उपराष्ट्रपति के उपचुनाव की भरकर मटकी? बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, समझ आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है अहंकार, उसका रीजन है दम्भ, उसके रीजन है किसी को कुछ न समझना। राजस्थानी एक कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ऊंट तो पहाड़ के नीचे नहीं आया होगा, पहाड़ इतना छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन कोई वजह तो रही होगी। बुजुर्गों ने कोई भी कहावत ऐसे ही नहीं बनाई। तो अब भाजपा का भी ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ गया है, और वो पहाड़ कौन है? नीतीश और नायडू। दोनों पहाड़ जैसे ही हिलते हैं ऊंट बैठने लगता है, और ऊंट इतना बैठ गया है कि अब जाटों पर अपना गुस्सा उतार रहा है। सबसे पहले सतपाल मलिक जी का निधन होता है, उन्हें राजकीय सम्मान से विदा नहीं किया जाता है। उससे 10 दिन पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होता है। ये बड़े जाट चेहरे हैं। संजीव बालियान का कल चुनाव हारना, जयंत चौधरी पर उत्तर प्रदेश के जाट मंत्री का बड़ा हमला, उन्हें पट्ट पांव बता देना। पूरा सियासी तापमान इतना जाटों को लेकर बढ़ा हुआ है। ये जाट वोट ही कारण रहा कि हरियाणा में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश में वो मिला, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तब बनी जब राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पर नवंबर तक धरने पर बैठे रहे। जाटों ने कहा धरना खत्म, गुस्सा खत्म, हम भाजपा को वोट देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कल ही बीजेपी के प्रवक्ता राजस्थान से थे जिन्होंने जाट की अस्मिता पर सवाल उठाया, 6 साल के लिए पार्टी निष्कासित कर दी। फतेहपुर की घटना पर जिलाध्यक्ष एसपी से कह रहा है ये सपा की सरकार नहीं है, गोली चल गई तो बता दूंगा। उसे नहीं कार्रवाई की, उससे एक बयान और जारी करवाया गया। भाजपा अपने बुने हुए मकर जाल में फंस गई है। नरेंद्र मोदी रोज निकलने की कोशिश करते हैं और वो मकर जाल और घना हो जाता है। ये मकर जाल इनका ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये कुछ बड़ा नहीं करेगा। मोहन भागवत ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मेरा दिमाग अब ठीक नहीं है, ठीक बना रहे। सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर हताश है, निराश है, फेल है। अब 11 साल से आप और वो कह रहे हैं सरकार शिक्षा स्वास्थ्य फेल है, तो मनमोहन सिंह जी से तो कहेंगे नहीं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, न वो कुछ कर सकते हैं। तो कई चीजें अब सरकार के डिसफेवर जा रही हैं, विरोधाभासी होती चली जा रही है। और विरोध जब शुरू होता है तो रुकता नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझना कि विरोध जब होता है तो रुकता नहीं है। एसआईआर समझ नहीं पा रही है, न चुनाव आयोग न सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव बैरिकेटिंग कूद रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि 160 सीट का ऑफर मिला था। इन सब चीजों को समझिए और तय कीजिए करना क्या है। करना तो आपको है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन शिव जी, देश दो को चीजें सुरक्षित और है। रखना।
शिव जी, दो चीजें और है। मोहन भागवत साहब ने जो बयान दिया, उसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन थी जो मैं दर्शकों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वो एक मंत्री का भाषण सुन रहे थे। उन मंत्री ने कहा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। अब देखिए कि मोदी सरकार में कौन सा मंत्री है जो ट्रिलियन डॉलर बिजनेस के शब्दों का इस्तेमाल करता है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। अब पता नहीं वो प्रधानमंत्री को मंत्री बता रहे थे या जानबूझकर उन्होंने प्रधानमंत्री कहना उचित नहीं समझा, उन्होंने मंत्री कह दिया, ताकि ऐसा ना हो कि खुलकर सामने आ जाए। आरएसएस आमतौर पर खुलकर सामने आता नहीं है, लेकिन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर बिजनेस, ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था, इन शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है, इसको अब जानिए। दूसरी बात, मैंने कहा कि अभी चंद्रबाबू नायडू का रोल बचा हुआ, कैसे बचा हुआ है? तेलुगु देशम पार्टी को जब उन्होंने तोड़ा था, अपने ससुर जो फिल्म अभिनेता थे, वहां के बड़े नेता थे एनटी रामाराव, उनकी पार्टी को तोड़ा, तो रामाराव साहब के बेटे, रामाराव साहब के बड़े दामाद, एनटी रामाराव साहब की जो बेटी थी डी पुरंदेश्वरी, वो सब चंद्रबाबू नायडू के साथ आ गए। बाद में डी पुरंदेश्वरी के संबंध खराब हुए तो फिर वो कांग्रेस की तरफ चली गई, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रही, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश बीजेपी के वो अध्यक्ष है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने की रेस शुरू हुई तो ये आया कि किसी महिला को रखा जाए, फिर आया कि किसी दक्षिण भारतीय महिला को रखा जाए, फिर आया कि दक्षिण भारत की महिला ऐसी होनी चाहिए जिसको हिंदी भी आए ताकि यूपी बिहार में भी प्रचार कर सके। तो डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे आ गया। उनको दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज कहा जाता है। उनकी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच भाषा पे बहुत ज्यादा पकड़ है। तो ये कहा गया कि हिंदी अच्छी है तो यूपी बिहार के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर सकती है, यहाँ भी रैली संबोधित कर सकती है। तेलुगु अच्छी है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनका अपना प्रभाव है, और तमिल अच्छी है तो तमिलनाडु में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, वहां भी वो बिना किसी ट्रांसलेटर के जनसभा को संबोधित कर सकती है। लेकिन वो चंद्रबाबू नायडू के सिस्टर इन लॉ है, और साथ ही उनकी जाति से आती है, आंध्र प्रदेश से आती है। तो चंद्रबाबू नायडू ने संदेशा भिजवा दिया कि भैया देखो, आपकी पार्टी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लो, लेकिन इनको बनाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, फिर ये आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करेगी, ये वो सारी चीजें कह दी गई। तो बीजेपी बैकफुट पे चली। बाद में पवन कल्याण को उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे किया। वेंकैया नायडू के साथ दिक्कत ये है, वो 76 वर्ष के तो हो गए, राजनीतिक रूप से कोई बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई उन पर भरोसा करने को तैयार होंगे? हालांकि वेंकैया नायडू, और मैं बता दूं, वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके रिश्तों को अच्छा बनाए रखने में जो पुल की भूमिका निभाते थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, लेकिन वो एक पुल टूट गया है। तो अब क्या इनके व्यक्तिगत रिश्ते पहले जैसे बने रहे हैं? क्या इस बीच में चंद्रबाबू नायडू ने वेंकैया नायडू की बात मानी? क्योंकि आमतौर पर वो पब्लिक से मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोग उनके पास सिफारिश लेकर पहुंचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उन्होंने पद छोड़ने के बाद चंद्रबाबू नायडू को लगा होगा कि अब तो किसी काम के नहीं रहे, उनकी बातें मानना बंद कर दियो। तो इनका व्यक्तिगत इक्वेशन क्या बना है पिछले कुछ वर्षों में, इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर जाना है। वो मुलायम सिंह यादव की तरह जीवित रहते ही अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर उनको ये लगेगा कि वेंकैया नायडू को सामने लाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है आंध्र प्रदेश में आने वाले दिनों में, तो फिर चंद्रबाबू नायडू इस पर तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा, बीजेपी और संघ के बीच में सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बाधा को पार करना है। एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों की बाधाओं को पार करना है और फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाना है। और क्यों, मैं जरा नंबर गेम भी दर्शकों को बता देता हूं। लोकसभा में 543 सांसद कुल हैं, राज्यसभा में 245 सांसद है, 788 का आंकड़ा बनता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, जीतने के लिए 395 चाहिए। एनडीए गठबंधन के पास 426 है, यानी बहुमत से सिर्फ 31 ज्यादा। मैं दोबारा दोहरा देता हूं शिव जी, जितने वोट उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जिताने के लिए चाहिए, उससे सिर्फ 31 सांसद एनडीए गठबंधन के पास ज्यादा है, और उसमें से भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब हैं। धनखड़ साहब के बलिदान को क्या व्यर्थ जाने देंगे वो? और फिर तेलुगु देशम पार्टी के पास लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 2 यानी 18 सांसद है। जनता दल यूनाइटेड के पास लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 4 यानी 16 सांसद है। एकनाथ शिंदे साहब के पास, जो अभी तक गम नहीं भुला पा रहे हैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने का, उनके पास लोकसभा में 7, राज्यसभा में 1 यानी 8 सांसद है। अजीत पवार
लोकसभा में 1, राज्यसभा में 3, इनके पास कुल मिलाकर 46 सांसद है, तो 31 सिर्फ आपके पास बहुमत है। 46 वो लोग हैं जिनकी भूमिका के बारे में आप स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के सांसदों की भूमिका के बारे में आप निश्चिंत नहीं है, और जिस तरह से जाट समुदाय का आपने जिक्र किया, सत्यपाल मलिक साहब, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़ साहब से इस्तीफा दिलवाना, अब जयंत चौधरी की पार्टी को एक तरह से पनौती बता देना, तो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट सांसद क्या करेंगे? तो इसलिए ये डर जो इनके अंदर बैठा हुआ है, तो इसलिए ये इंडिया गठबंधन से भी बात करेंगे और उनके भी कुछ राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनडीए में से 30-35 इधर इधर हो गए ना, तो फिर काम गया। जैसे खत्म हो कंस्टिट्यूशन गया। क्लब का चुनाव हार गए, ऐसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हार जाएंगे। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण आंकड़ों से जानकारी दी है। दर्शकों को ये वीडियो देखकर आगे तक शेयर करना चाहिए ताकि ऐसी खबरें आगे बढ़ती रहें। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी से आप कितना सहमत है, या आपके दिमाग में कोई और नाम चल रहा है। पता नहीं, मोदी जी देखते होंगे तो क्या पता आपने किसी नाम का सजेशन कर दिया तो मोदी जी देख ले कि हाँ भाई, पब्लिक इस नाम पे ज्यादा वोट दे रही है, तो हो सकता है कोई चुन ले। तो आप अपनी इच्छा से भी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आपके हिसाब से देश का अगला उपराष्ट्रपति किसको बनना चाहिए। नमस्कार।